हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान है और अभी तक हम लोग समझ चुके थे कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है, कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना क्या होता है, स्टोमा क्या होता है, ये सब चीजें समझ चुके थे। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में एक जीव द्रव्य से भरा होता है, एक चिपचिपा तरल पदार्थ भरा होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर एक थैलीनुमा ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनको थैलेकॉइड कहते हैं, और इनको मिला करके ग्रेना कहते हैं। ग्रेना, और एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से मध्य पटलिका के द्वारा ऐसे जुड़ी होती है। अब होता क्या है कि ये जो ग्रेना होता है, ग्रेना के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको क्वांटासोम कहते हैं, और क्वांटासोम के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो जनरली हम ये कहते हैं कि ग्रेना के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ग्रेना छोटे छोटे थैलीनुमा स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं जिन्हें थैलेकॉइड कहते हैं, और थैलेकॉइड के अंदर क्वांटासोम पाया जाता है और क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो होता क्या है कि जब इस क्लोरोफिल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इस ग्रेना के अंदर जो क्लोरोफिल पाए जा रहे हैं, इनके क्लोरोफिल पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट क्लोरोफिल जल के अणुओं को तोड़ तोड़कर H+ और OH- में बदल देते हैं। फिर वो H+ OH- आगे जा करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो जो प्रकाश की जो मतलब जो जरूरत होती है, वो ग्रेना के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल को एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो ग्रेना के अंदर होती है, और अप्रकाशीय अभिक्रिया इस ग्रेना में जो केमिकल बनते हैं वो केमिकल बाहर आ जाते हैं स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा के अंदर होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। यही सब चीजें हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में। ये जनरल चीजें थी कि प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतःशोषी उपचयी प्रक्रिया है। जटिल कहने का मतलब यह है कि जनरली किताबों में CO2 H2O ये दोनों मिल करके ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये एक बड़ी रिएक्शन है। इसमें बहुत सारे एंजाइमों की आवश्यकता होती है, इसलिए कहते हैं कि एक जटिल अभिक्रिया है। और दूसरा शब्द है अंतःशोषी। अंतःशोषी कहने का मतलब यह है कि इस अभिक्रिया में एनर्जी को लिया जाता है बाहर से। अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इंडोथर्मल रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है कि बाहर से एनर्जी ली जाती है किसी रिएक्शन को कराने के लिए, और एक्सोथर्मिक में होता क्या है कि कोई रिएक्शन होती है उससे एनर्जी बाहर निकलती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ये सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश बंद पैकेटों के रूप में ऐसे आता है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में ऐसे आता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। फोटान। फिर इन फोटान के छोटे छोटे पैकेट हैं, इनके अंदर एनर्जी भरी होती है, इनके अंदर भरी होती है एनर्जी। इस एनर्जी को क्वांटम एनर्जी कहते हैं, क्वांटम एनर्जी कहते हैं। और इसी एनर्जी का यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो सूर्य से सनलाइट से जो एनर्जी आएगी, क्वांटम एनर्जी, जो सूर्य की एनर्जी आ रही फोटान के अंदर बंद वाली, उसी एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज को जोड़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जोड़ करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। और इसी क्वांटम एनर्जी को फिर ये रिएक्शन के द्वारा बदल दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी आती है वो सोलर एनर्जी होती है, और इस रिएक्शन के द्वारा उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतःशोषी अपचयी अभिक्रिया है। अपचयी कहने का मतलब यह है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 और ये H2O आपस में रिएक्शन करते हैं और C6H12O6 बनता है, साथ में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल भी बाहर निकलता है। तो होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और इस जल में का ये हाइड्रोजन दोनों आपस में जुड़ करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन दोनों जुड़कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अपचयन होता क्या है, कोई कंपोनेंट होगा उसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो कहलाता है अपचयन। यदि उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं तो कहलाता है ऑक्सीकरण। और यदि कोई तत्व है उसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं
ये देख लें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स अपचयन, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसको कहते हैं अपचयन, और जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, या जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसको कहते हैं रिडक्शन अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जो कार्बन, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है उसका मेन काम होता है ग्लूकोज का निर्माण करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है और ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। इस वजह से कहते हैं कि जो ये प्रोसेस है ये अपचयी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतःशोषी अपचयी प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सल्फाइड की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। यही ऑक्सीजन, जैसे कि होता क्या है कि पौधों में ये जो ऑक्सीजन बनता है जितना यूज करना होता है थोड़ा बहुत यूज करते हैं, फिर बाकी बचाया है पौधे के अंदर जो मतलब पत्तियां जो होती है, पौधों की पत्तियां, उसमें छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र से उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। उस छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की यह प्रक्रिया है निम्नलिखित दो चरणों में पूर्ण होती है। एक होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरी होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो पहले समझ लेते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया को हील अभिक्रिया भी कहते हैं, लाइट या हिल रिएक्शन। प्रकाशीय अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हिल ने किया था। यह अभिक्रिया हरित लवक के क्लोरोफिल की सहायता से होता है, और क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रेना के अंदर। तो ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है 10 में कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो जनरली हम ये कहेंगे कि प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना के अंदर होती है और क्लोरोफिल की सहायता से होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो क्लोरोफिल होता है जो ग्रेना के अंदर ये पाया जाता है, इस पे सूर्य का प्रकाश आएगा और उस पर टकराता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने से क्लोरोफिल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और उस इलेक्ट्रॉन का यूज करके एटीपी और एडीपी यूज करके एक इनऑर्गेनिक फास्फेट से जुड़ करके एटीपी का निर्माण करता है। जो एडीपी है इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाई फास्फेट। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में कि एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। कहने का मतलब यह है कि जब एडिनोसिन होगा, जब इससे दो फास्फेट जुड़े होंगे तो उसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफास्फेट, और जब एडिनोसिन से 3 फास्फेट जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। यदि इसका जो संरचना है कुछ बना दे तो मान लीजिए ये एडिनोसिन है, इससे एक फास्फेट जुड़ा होगा, इससे फिर ऐसे दूसरा, फिर ऐसे तीसरा, एक फास्फेट जुड़ा होगा तो इसे कहते हैं एडिनोसिन मोनोफास्फेट। यदि 2 फास्फेट जुड़े होंगे तो उनको कहते हैं एडिनोसिन डाइफास्फेट। यदि 3 फास्फेट जुड़े होंगे तो उनको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और जो ये एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होते हैं इसे 1 2 3 फास्फेट के अणु जुड़ने से बनते हैं। यदि ये जो फास्फेट के बीच में यदि ये बॉन्ड है, यदि ये बॉन्ड टूटता है तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, और इस बॉन्ड को यदि फिर से बनाना हुआ तो फिर से इसे एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो ये एडीपी होते हैं, जैसे एडीपी फास्फेट से जुड़कर एटीपी का निर्माण करते हैं, और जो एडीपी को एनर्जी चाहिए होती है वो क्लोरोफिल से जो एक्टिवेट इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, इस इलेक्ट्रॉन में बहुत अधिक ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा का यूज करके ये एडीपी इनसे जुड़ जाते हैं और एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। दूसरी है कि सक्रिय क्लोरोफिल H2O का प्रकाशिक अभिक्रिया या फोटोलिसिस होता है, और यहाँ पे H+ तथा OH- बाहर निकलता है। पहली बात यह थी कि जो क्लोरोफिल एक्टिवेट होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी और उस इलेक्ट्रॉन का यूज करके एडीपी एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। और दूसरा यह होता है कि जो एक्टिवेट क्लोरोफिल है वो क्या करेंगे कि वो जल के अणुओं को तोड़ देते हैं, जल के अणुओं को तोड़ देते हैं H+ में और OH- में। यदि ये 4 जल के अणु हुए तो 4 H+ में टूटेंगे और 4
OH माइनस में छूटेंगे और ये 4 OH माइनस आपस में फिर से जुड़ करके संघनन कहते हैं, संघनन या कंडेंसेशन करके OH प्लस 4 OH प्लस आपस में जुड़ करके 2 H2O तथा ऑक्सीजन का अणु बाहर निकालते हैं और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कि जल से। तो जो ऑक्सीजन होता है वो जल के अणु से बाहर निकलता है और ये प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा ये होता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया में जो प्रकाश होती है वो क्लोरोफिल के ऊपर बढ़ती है, क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने से वो जल के अणुओं को तोड़ता है H+ और OH- में और ये OH- 4 OH- आपस में जुड़कर 2 जल के अणु और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में पौधों के पत्तियों से स्टोमेटा जो छिद्र होता है उससे बाहर निकल जाता है। और तीसरा है प्रकाश संघनन से मुक्त H+ आयन प्रोटॉनग्राही NADP जो है ये इससे आकर के जुड़ जाते हैं, इनका अपचयन कर देते हैं, क्योंकि यदि कोई कंपोनेंट है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी तत्व है, यदि उससे H+ हाइड्रोजन जाके जुड़ता है तो उसको कहते हैं अपचयन। तो ये H+ NADP को अपचयित कर देता है और NADPH2 का निर्माण करता है। अब क्वेश्चन होगा कि ये NADP क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म में पूछा नहीं गया कभी हाई स्कूल के पेपर में। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये पूरा नाम है। एडेनिन मतलब NADP का निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये कभी पूछा नहीं गया है, ये दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं। और ये जो H+ यहाँ से जल के अणु से H+ निकला था, OH- निकला था, ये OH- आपस में रिएक्शन करके जल के 2 अणु बनाए, साथ में ऑक्सीजन बनाए, ऑक्सीजन फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का मेन काम था ग्लूकोज का निर्माण करना। ये तो ऐसे ही एक तीर से 2 निशाना, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। और जो ये H+ बना ये तो बच गया, तो इस H+ को लेने के लिए एक कोएंजाइम होते हैं सेल के अंदर। यदि क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सेल के अंदर भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं कोएंजाइम जिसका नाम है NADP। ये NADP इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेते हैं और बना लेते हैं NADPH2। और जो इतनी पूरी प्रोसेस थी ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर हुई। उसके बाद ये जो NADPH2 बने और ये ATP बने, ये NADP और H2, अब ये दोनों ग्रेना से उसके स्ट्रोमा में बाहर निकलते हैं। तो ये NADPH2 अब स्ट्रोमा में बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद होती है प्रकाशी अभिक्रिया, के बाद होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो उसके बारे में समझ लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम समझ लेते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, या जिसे हम केल्विन चक्र भी कहते हैं कि ये केल्विन चक्र क्या होता है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन ने किया था। काला आदमी नहीं, वैज्ञानिक का नाम है ब्लैकमैन। इस वजह से अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। यह हमने कई बार बात की कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो ग्रेना के अंदर होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा के अंदर होती है। होता क्या है कि यदि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना था, ये थैलेकॉइड थे, थैलेकॉइड आपस में ग्रेना बनाते हैं, तो ग्रेना के अंदर बनता है ATP और साथ साथ बनता है NADPH2। ये दोनों बनते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान ग्रेना के अंदर, और इसके बनने के बाद ये दोनों चले जाते हैं बाहर स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा के बाद इन दोनों के साथ जुड़ता है CO2 और ये सब आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया होता है स्ट्रोमा के अंदर, प्रकाशिक अभिक्रिया होता है ग्रेना के अंदर। और ग्रेना से जो बनके प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं वो 2 होते हैं, ATP और NADPH2। ठीक है, तो यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो डायरेक्ट
जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है इसके लिए डायरेक्ट प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि ग्रेना के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगी तो एटीपी और NADPH2 का निर्माण नहीं होगा, और यदि एटीपी NADPH2 का निर्माण नहीं हुआ तो ये दोनों स्ट्रोमा में नहीं जाएंगे और ये डार्क रिएक्शन नहीं होगी। इस वजह से जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है उसमें डायरेक्ट प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले प्रकाशिक अभिक्रिया होती है फिर वो कंपोनेंट स्टोमा के अंदर आकर अप्रकाशीय अभिक्रिया करते हैं। तो डायरेक्टली इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इस चक्र में बनने वाला प्रथम स्थायी यौगिक होता है जो एक केल्विन चक्र होता है। इसमें कई सारे स्टेप हैं, उसमें जो सबसे पहला तत्व जो बनता है, कंपोनेंट बनता है, यौगिक बनता है, वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए इस केल्विन चक्र को C3 चक्र भी कहते हैं। इस डार्क रिएक्शन में ओवरऑल बात कर ले तो होता क्या है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 NADPH2 और 18 ATP, NADPH2 और ATP आए प्रकाशीय अभिक्रिया से। तो ये सब में से होता क्या है कि NADPH2 हाइड्रोजन का त्याग करता है और ATP में से एक फास्फेट बाहर निकलता है। तो जब ATP में से एक फास्फेट जब बाहर निकलेगा तो जो बॉन्ड टूटेगी उससे एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का यूज करके ये हाइड्रोजन इन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अपचयन। जब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो उसका होता है अपचयन, और अपचयन होने के बाद NADP बच जाते हैं जो आ जाएंगे, और 18 ATP हैं, इनमें से एक फास्फेट निकला और एनर्जी यूज होगी ग्लूकोज का निर्माण करने में और बना ADP। और इनसे जो फास्फेट निकल के जो इनऑर्गेनिक फास्फेट इनको कहते हैं, IP को कहते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकले, साथ साथ बनते हैं जल के 6 अणु। तो ये था प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि। एक बार इनका हम समरी कर लेते हैं, पूरा मिला लेते हैं कि होता क्या है कि प्रकाशीय अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन जो होती है वो होती है ग्रेना के अंदर। ग्रेना पे पड़ता है प्रकाश, लाइट पड़ता है, जिसके वजह से ग्रेना के अंदर पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ATP का निर्माण करते हैं, ATP। साथ ही साथ जो ये क्लोरोफिल है जो ग्रेना के अंदर पाए जाते हैं ये जल के अणुओं को तोड़ देते हैं। जल के अणु जो H2O है वो टूट जाते हैं, 4H2O टूट जाते हैं 4H प्लस 4OH माइनस में। ये 4OH माइनस आपस में जुड़कर 2H2O का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन जल के अणु से बाहर निकलते हैं, और ये H प्लस को लेने के लिए आता है NADP, और NADP इस H से जुड़कर बना लेता है NADPH2, और ATP NADPH2 दोनों चले जाते हैं डार्क रिएक्शन के लिए, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर। डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर, और ये ATP और NADPH2 दोनों चले जाएंगे स्ट्रोमा में, ग्रेना से बाहर स्ट्रोमा में चले जाएंगे। और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन में अब यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड ATP और ये NADPH2 ये सब आपस में मिलकर निर्माण करते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6 जिसको कहते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, और वहीं पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब पौधों में जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ पत्तियों में, उनको पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में। ग्लूकोज पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, माल्टोज पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए ग्लूकोज यूज नहीं किए जाते, माल्टोज यूज किए जाते हैं।
तो माल्टोज को पौधों में, मतलब पौधों के पत्तियों से या जहां पे ग्लूकोज का निर्माण होगा, ग्लूकोज को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर माल्टोज को पौधों के जिस हिस्से में ले जाना होगा उस हिस्से में ले जाएंगे। फिर यदि वहां पे इसको स्टोर करना हुआ तो माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर, जिसे मंड कहते हैं, और यही स्टार्च पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होती है, क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, जल के अणुओं को तोड़ता है, वहां से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, H+ मिलता है, H+ को NADP आता है लेने के लिए और अपचयित होकर NADPH2 बनाता है और साथ में ATP निकलता है। दोनों जाते हैं डार्क रिएक्शन में और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सब आपस में रिएक्शन में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये पूरी प्रोसेस थी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, जो प्रोसेस थी उसकी ये थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।